सबसे पहले विष्णु जैन साहब, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ये समझ पाना इस समय बहुत जरूरी है कि ये जो याचिका जो कि 57 पेज की है, इसमें क्या क्या बातें आपने कही हैं और जो समझौता हुआ उसको आप क्यों कह रहे हैं कि वो समझौता रद्द कर देना चाहिए। 12 अक्टूबर 1968 का जो कॉम्प्रोमाइज है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी मदन मोहन मालवीय ने वो पूरी प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी थी, और जो कॉम्प्रोमाइज किया गया है वो एक फर्जी संगठन बनाया गया जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, और उसने वो कॉम्प्रोमाइज किया था। जब प्रॉपर्टी ट्रस्ट की थी तो अगर कोई केस फाइल कर सकता था, कोई उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ का इस कॉम्प्रोमाइज से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में जब भी ये केस चलता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं केस ही नहीं चल सकता है। और इसीलिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, मैं उनके बयान से सहमत हूं, क्योंकि अगर कोई स्टेट लिस्ट देखेगा संविधान की, तो लिस्ट 2 जो राज्य सरकार की लिस्ट है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसकी एंट्री 7 के तहत पिलग्रिमेज आता है, जिसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। और आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 के तहत अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है तो राज्य सरकार उसको निरस्त कर सकती है। हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फिसड्डी साबित हो रही है, हर मोर्चे पर, चाहे रोजगार का प्रश्न हो, चाहे स्वास्थ्य का प्रश्न हो, चाहे अपराध और हिंसा का प्रश्न हो, हर मोर्चे पर ये फिसड्डी सरकार है। तब वो क्या करेंगे? तब वो तमाम वो मुद्दे लाएंगे जो कि बताया जाएगा साहब हम अगर हारे तो आस्था और हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। अरे भाई, मैं कहता हूं आप हर सड़क पर मंदिर बनवाइए, हर जगह मंदिर बनवाइए, जितने मंदिर चाहे बनवा लीजिए, किसे क्या आपत्ति है। लेकिन ये बताइए कि हमारी जो पाप नाशिनी गंगा है वो शव वाहिनी गंगा कैसे बनी? लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कैसे मरे? जब हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 10 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए की थी, आज 21 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए की है। आज हम भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हमारी सरकार आई तो प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए, 47,000 कुछ सौ रुपए थी, आज 95,000 कुछ सौ रुपए है। 5 साल में यहां आय डबल हुई। जब हमारी सरकार आई तो कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? जब हमारी सरकार आई तो 2 वर्किंग एयरपोर्ट थे, केवल लखनऊ और वाराणसी, आज 7 वर्किंग एयरपोर्ट हैं। अब सुधांशु जी ने बहुत उपलब्धियां गिनवाई, उत्तर प्रदेश की और भी बहुत उपलब्धियां। बिजनौर में एक विधायिका भारतीय जनता पार्टी की सड़क का उद्घाटन करने गई, उन्होंने नारियल मारा उस पर सड़क पर फोड़ने के लिए, नारियल नहीं फूटा, सड़क फूट गई। ये उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं। क्या छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर राजनीति या प्रश्न उठाना यह सही है? बापू का अपमान अगर कार्रवाई होती है तो इसमें गलत क्या है? बापू को कोई कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बापू ने देश के लिए कुछ किया है, इसके नाते बापू के लिए हम सभी के लिए सम्मान है। और बापू को कोई गाली दे अच्छी बात नहीं, ठीक है, बापू के विचार को मानना ना मानना कालीचरण जी की अपनी भाव और अपनी भाषा है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका पुरजोर विरोध और निंदा मैंने शुरू में भी किया था। लेकिन मैं सवाल खड़ा करता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां के मुख्यमंत्री के बाप ने भगवान श्री राम को गाली दी, सनातन धर्म संस्कृति को गाली दिया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया? क्या उसकी गिरफ्तारी कब होगी? गौरव जी, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, आज तक जो कि देश का इतना बड़ा चैनल है उस पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को ही नहीं भेजा। जो देश का नंबर 1 चैनल जिसको माना जाता है, वहां भाजपा अपने प्रवक्ता को क्यों नहीं भेज रही? क्या उनको ये डर लग रहा है कि उनकी पोल खुल जाएगी कि वो गोडसेवादी लोग हैं? क्या उनको ये डर लग रहा है कि देश के सामने उनका मुखौटा आ जाएगा कि ये तो सिर्फ चेहरा है, असली स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है? गांधी को गाली बोलने का एक चलन सा हो गया गौरव जी, और लगातार बोली जा रही है। और जो गांधी को गाली बोलते लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार पद्मश्री अवार्ड देती है। रायपुर में जहाँ घटना हुई है वहां मैं था, कालीचरण ने मंच पे खड़े होकर के शुरुआत यहीं से की, मैं साधु संत नहीं हूं, मुझे साधु संतों की लाइन में क्यों बैठाया गया? पहला प्रश्न उन्होंने ये किया। इसका मतलब ये है कि दूसरी बात, उस धर्म संसद को आयोजन करने वाले लोग कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने उसको आयोजन किया। तीसरी बात यह है कि वहां एक से एक अच्छा संत था, लेकिन उन संतों को 10 मिनट और 15 मिनट बोलने दिया गया। लेकिन क्या हुआ? संतों को 10 मिनट बोलने दिया गया, कालीचरण को छूट दी गई।
जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कांग्रेसी विधायक रहे। उन्होंने कालीचरण को एक बार नहीं टोका, बल्कि वो पास में ही बैठे हुए थे। वो उसको धमका सकते थे, बोल सकते थे। जब मंच उखड़ गया, वहां मुख्यमंत्री महोदय इंतजार कर रहे थे, मुख्यमंत्री आने का इंतजार था। 5 बजे तक धर्म संसद चलनी थी जी। लेकिन संसद को मुख्यमंत्री के लिए 7 बजे तक चलाया गया। कालीचरण को कांग्रेस के लोगों ने बुलाया और प्लानिंग से बुलाया। ये इस बात का प्रमाण होता है कि आपने उसको 1.5 घंटे क्यों बोलने दिया। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है और अभी तक ये देखने में आया है कि ओमिक्रॉन की वजह से बहुत हल्की बीमारी हो रही है। रिसर्च में ये जानकारी भी मिली है कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन के निशान तो मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान जैसे सीवियर निमोनिया या ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है, क्योंकि डेल्टा के दौरान शुरुआत में इतने गंभीर मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़े तब इस वेरिएंट के घातक होने की पुष्टि हुई थी। आज हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की है कि ओमिक्रॉन के इतने तेज फैलने के कारण क्या है और ये हमारे फेफड़ों पर किस तरह असर डाल रहा है। लेकिन हम बात करें तो क्या ओमिक्रॉन और जो पुराने वायरसेस थे, डेल्टा थे, अल्फा थे, जिन्होंने फर्स्ट वेव लाया, सेकेंड वेव लाया, क्या डिफरेंस है? कैसे हम कह सकते हैं कि जो ओमिक्रॉन लंग्स को प्रभावित ज्यादा नहीं करता है? दो इसमें सिम्टम्स खांसी के होते हैं, जुकाम के होते हैं। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक आता है, जुकाम वाला गला आता है आपका, फिर ट्रैकिया आता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है, इसको सबसे अच्छा स्टडी जापानीज ने किया है। जापानीज ने पब्लिश किया है, रीप्रिंट दिया है, उसमें क्लियर कट उन्होंने हैमस्टर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं। एंड उन्होंने क्या पाया है, ये मुख्यतः अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। लंग्स के छोटे छोटे जो एल्वियोलाई है वहां तक ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचा है। सेकेंडली, कभी भी ये एंटर करता है लंग्स के अंदर तो साइनेकिया बनाता है। जैसे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक बार ये वायरस अंदर जाता है तो उससे साइनेकिया बड़े बड़े सेल्स बन जाते हैं, उनके फंक्शंस खत्म हो जाते हैं। ये जो हमारा ओमिक्रॉन है ये करने में ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध हुआ है। बट एक और चीज है, जो ब्रोंकस है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और जो सांस के रास्तों का ऊपरी हिस्सा है, इसमें इसकी ज्यादा मात्रा है, 70 गुना ज्यादा मात्रा है, इसलिए जल्दी स्प्रेड करता है। अगर ओमिक्रॉन का पेशेंट खांसता है तो वो ज्यादा स्प्रेड होता है, जल्दी स्प्रेड होता है और इसकी पावर स्प्रेड होने की कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारे डेल्टा वेव थे। सेकंड, जो लास्ट पॉइंट है, इन्होंने हैमस्टर में देखा ऑक्सीजन डेफिशिएंसीज उन जिसमें ओमिक्रॉन इन्फेक्ट हुआ है उसमें कम हुई है। मींस ऑक्सीजन जिसको हम SpO2 कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा जो सैचुरेशन दिखाई गई है जब ओमिक्रॉन इफेक्ट हुआ एज कंपेयर टू डेल्टा, तो काफी ठीक रही है। इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन कम है। इसलिए अगर ओमिक्रॉन मिलता है तो रिस्क कम है हॉस्पिटल पहुंचने का।